पूर्णिया मेडिकल अगले पैनल डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी विपिन कुमार सिंह, फाउंडर डायरेक्टर गोल्ड इंस्टीट्यूट पटना। जोरदार तालियां हो जाएं विपिन कुमार सिंह जी की। विपिन कुमार सिंह जी जाने माने चेहरे हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं, सामाजिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय हैं, गोल्ड इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर हैं। तो इनसे हम काफ़ी कुछ चर्चा करेंगे, कई सवाल हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम आपके सफ़र के बारे में चर्चा करेंगे कि शिक्षा जगत में किससे आप इंस्पायर होके गोल्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना की और आपका अब तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? हमारे सफ़र की जब हम बात चले तो कुछ ये कह सकते हैं कि 97 में मैंने शुरू किया था। 91-92 में मैं एस्पिरेंट था। 2 नंबर से पीछे छूट जाने के बाद जो वो दर्द था वो कहीं ना कहीं दिल में थी। और हम ग्रेजुएशन करने के बाद उस समय MBA कर रहा था और तब मेरे दिमाग में आया कि बिहार की इतनी बड़ी जनसंख्या, जहाँ छात्र की पहचान है पूरे देश और दुनिया में, ये छात्र 6 साल और 8 साल तक तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है इनका। वजह क्या है? मैंने उनकी बेसिक कमियों को समझा। बच्चे पढ़ाई करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन उस पढ़ाई में किस लेवल पे उनका प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है, वो उन्हें नहीं पता चलता था। गोल्ड का प्रैक्टिस सेंटर हमने शुरू किया, गोल्ड टेस्ट सीरीज के रूप में, और उसमें छात्रों से सेल्फ स्टडी कराने की व्यवस्था है जो आज भी है, और उसी वजह से आज सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी हो रहे हैं। बिहार और झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पोस्ट कोविड-19 किस तरीके से बदली है? कौन से नए तौर तरीके आए हैं? जो इनोवेशंस हैं वो किस तरीके के आए हैं? और ऐसे में आपने किस तरीके से अपने आप को तैयार किया है? जो एस्पिरेंट्स आते हैं, जो छात्र आते हैं, उनको किस तरीके से आपने तैयार किया है कि वो अपने गोल को, आपका नाम भी इंस्टीट्यूट का गोल्ड इंस्टीट्यूट है, तो लक्ष्य को कैसे वो हासिल करें? हमें लगा कि ये कोविड महामारी में जब एक तरफ लोगों के अंदर हतोत्साह होने का भावना डेवलप हो रहा था, लग रहा था कि कुछ कर नहीं पाएंगे और आगे क्या होगा, उसी बीच एक अपॉर्चुनिटी भी था। हमने कोशिश किया, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे इन हैंड किया, और 16 तारीख से हमारा ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो गया था। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से हमने क्लास देना शुरू किया, और पहले साल 2020 में लगभग 12,500 बच्चों को हमने ऑनलाइन की शिक्षा दी। और शायद यही वजह से गोल एजुकेशन विलेज से और अचीवर कैंपस से लगभग उस बार 300 के अबाउट बच्चे मेडिकल कॉलेज में गए, अच्छे रैंकर बने। दिल्ली एम्स तक का सफ़र 2-2 छात्र गया, और मौलाना आज़ाद से लेकर लेडी हार्डिन से लेकर UCMS और BHU अलीगढ़ जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में छात्रों ने एडमिशन लिया। तो मुझे लगता है कि जो परेशानियां आती है उसमें धैर्यपूर्वक उसको समझने की आवश्यकता है और अपने अनुभव का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। यदि आपने टीम को सही तरीके से उसे आपने बनाया है, उसको कोऑर्डिनेट किया है और उसका साथ आपको मिलेगा, तो निश्चित रूप से आप उस आपदा में जो अवसर तलाशने की बात है उसमें आप अव्वल दर्जे पे आ जाएंगे, आपका जो स्थान है ऊपर चला जाएगा और आप दूसरे के बीच में विशेष हो जाएंगे। तो विपिन कुमार सिंह जी ने तमाम सूचनाएं हमें दी, किस तरीके से उन्होंने संस्थान को विशेष बनाया, तमाम मुश्किलें, चुनौतियां सामने आई, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार इस प्लेटफॉर्म से उन सुझावों को लेगी और एजुकेशन को, शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर आप दोनों का ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी गोविंद नारायण सिंह, सेक्रेटरी हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, और विनीता मिश्रा इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गोविंद नारायण सिंह जी का। एजुकेशन कॉन्क्लेव में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं, और इसी के मद्देनज़र सबसे पहले गोविंद नारायण सिंह का बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं शिक्षा पर, एजुकेशन कॉन्क्लेव में शिक्षा हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। सही यूनिवर्सिटी सही समय पर अगर मिल जाए तो भविष्य उज्जवल है, फ्यूचर ब्राइट है। ऐसे में जो गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है उसका? गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना तो ऐसे 2018 में हुई थी, लेकिन इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग लगभग 2008 से हैं। 2008 में जो ट्रस्ट है जिसको रन करती है वो मेडिकल कॉलेज, तब से हम मान्यता प्राप्त है। और 2013 में बिहार ने पहली बार बिहार प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आई थी, तो हम लोग सबसे पहले एप्लीकेंट में से एक थे और 2018 के आसपास हमें उसकी मान्यता मिली थी। जो
उद्देश्य था बेसिकली, अगर आप इस बात की चर्चा करें तो पहले जिस जनरेशन से हम लोग बड़े हुए हैं, हमारी नियति, हम लोग बड़े ही हुए जाते थे, इस तरीके से हम लोग को मोल्ड किया जाता था कि बड़े होके तुमको बाहर जाना है पढ़ने। और जिस जनरेशन से मैं आता हूँ, उस जनरेशन के समय जब हम लोग बाहर जाते थे पढ़ने के लिए दिल्ली की तरफ, तो वहाँ किस नज़र से बिहारियों को देखी जाती थी ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि एक यूनिवर्सिटी के तौर पर हम लोग आएंगे, लेकिन शायद नियति ऐसी थी और एक कोर्स ऐसा करेक्शन होता गया कि एक यूनिवर्सिटी की स्थापना 2018 में हुई। किस तरह बच्चों को शिक्षा की कोई कमी ना हो, कोरोना काल में वो उनके स्टडी कंटिन्यू रहे, क्या कुछ किया? कोविड एक ऐसा दौर रहा है जो शायद पूरे, अगर मैं मानव सभ्यता की बोलूं, जो अभी जितने लोग अभी जीवित हैं उनके लिए शायद सबसे डिफ़िकल्ट माहौल रहा है। क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही ये आउटब्रेक हुआ था चाइना के अंदर, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से छोटी तैयारियां आइसोलेशन, क्योंकि उस वक्त जानकारी कुछ खास विशेष नहीं थी किसी के पास, तो थोड़ी बहुत जानकारी जो आती थी तो हम लोगों ने अपने तरफ से सुओ मोटो ही सरकार को लिखा था कि एज ए वॉलंटियर हम लोग इसके लिए ये आइसोलेशन, क्योंकि बाकी अदर इसके लिए हम लोग आइसोलेशन वार्ड अलग से पहले से मेंटेन करके रखते हैं, तो वो आइसोलेशन हम लोगों ने एक सेंटर बनाया है, अगर सरकार को ज़रूरत होगी तो हम लोग उसके लिए ये कर सकते हैं। फिर संजोग से हमारे शुरुआत में ही सारी जो हमारा NABL से अप्रूव्ड हो गया था लैब अपना कोविड सेंटर के लिए, उसका हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी तक हमको लगता है 9-9.5 लाख हम लोग टेस्टिंग कर चुके। और एजुकेशन में भी हम लोगों ने वही किया जो सारे लोगों ने किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल से ऑनलाइन छोटे सेंटर में रहने का एक फ़ायदा ये था कि हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म अपना क्रिएट किया हुआ था, जहाँ पे दूर से जो इंडस्ट्री के लोग या कॉरपोरेट के लोग जो होते थे, तो बच्चों को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था। उसको हम लोगों ने रिवर्सल किया और मेरे ख्याल से 1 सप्ताह के अंदर ही हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, तो गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। सर, आपने हम लोगों से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। आशा करते हैं कि आप इसी जज्बे और सेवा भावना के साथ शिक्षित एवं उन्नत समाज के निर्माण में अपना सराहनीय योगदान देते रहेंगे। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अजय भूषण प्रसाद जी को, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, वाराणसी। जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस न्यूज़ 18 के एजुकेशन कॉन्क्लेव में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि जिस तरीके से शिक्षा पर हम बातचीत कर रहे हैं, अशोका इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट वाराणसी की स्थापना के पीछे मकसद क्या है और इसके मिशन और विजन क्या है? जहाँ तक सवाल हमारे कॉलेज का है, 2010 में अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की स्थापना की गई, जो कि श्री अशोक कुमार मौर्य जी के नेतृत्व में इसका स्थापना किया गया और उसके अभी 12 साल हो चुके हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य था इस कॉलेज को स्थापित करने का कि गिविंग द प्रोफेशनल एजुकेशन टू द ऑल people from the all society, people from the all community at the economically weaker section of society too. बिल्कुल, और जिस तरीके से फिलहाल की जो वर्तमान स्थिति है, कई सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें हम, तो कई स्टूडेंट हैं, कई चुनौतियां उनके सामने रही है। क्या कुछ वैसे आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े स्टूडेंट के सामने चुनौतियां रही है और उसके लिए ये जो इंस्टीट्यूट है कैसे काम करता है? जहाँ तक सामाजिक और आर्थिक संबंध का सवाल है, हमारे संस्थान, जैसा कि आप जानते भी हैं कि अभी भी बिहार और यूपी के बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे बच्चों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो हमारे संस्थान की ये उपलब्ध विशेषता ये है कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा अच्छे हैं तो उन्हें हम स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं, उनकी पूरे साल की फ़ीस माफ़ की जाती है। जो भी बच्चे ऐसे टॉप करते हैं क्लास में, उनकी तो पूरी फ़ीस माफ़ कर ही दिया जाती है। टॉप 3 स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनके पार्टली उनके फ़ी हमारे संस्थान की तरफ से माफ़ कर दिए जाते हैं। तो एज फार एज इकोनॉमिकल जो भी इकोनॉमी की तरफ से जो भी है ये हम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड लिसनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको पुरस्कृत करके आप समझिए कि आप सीधे तौर पर शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
जहां डॉक्टरों ने उसे पटना